हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम बिपिन चंद्रा की पुस्तक पढ़ रहे थे जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हम दूसरे पार्ट का उद्योगपतियों की भूमिका और ब्रिटिशों की भारत में नीतियाँ, वाणिज्यिक नीति और ऐसे कई प्रकार की नीतियाँ हमने कल देखी थी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। तो देखते हैं इस एक्ट में क्या था। 1813 का एक्ट था। तो इस एक्ट में क्या होता है, अब भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। अब देखिए, 1813 से पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ वही भारत में व्यापार कर सकती थी। परंतु 1813 के एक्ट में क्या किया जाता है कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया जाता है और ब्रिटिश की सभी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने के रास्ते खुल जाते हैं, और जिससे ब्रिटेन के माल का भारत में अबाध प्रवेश सुनिश्चित हो सका। तो इसी कड़ी में आगे क्या होता है, भारतीय दस्तकारी को असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, जिससे वह नष्ट प्राय हो गया क्योंकि मशीन निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी। अब देखिए, जो हमारे भारतीय लोग थे, जो हमारे भारतीय बुनकर थे और जो हमारे भारतीय श्रमिक थे, वो लोग जो सामान बनाते थे वो लोग अपने हाथों से तैयार करते थे। चाहे वो कपड़ा हो गया, सूत हो गया, कुछ भी वो लोग अपने हाथों से तैयार करते थे, जिसका जो बनने का जो कीमत होता था वह ज़्यादा होता था किसके मुकाबले, मशीनी वस्तुओं के मुकाबले। तो जिसके कारण क्या होता था कि जो भारतीय बुनकर थे और भारतीय श्रमिक थे, उनका जो सामान था वह नहीं बिकता था और उनका जो व्यापार था वो नष्ट हो गया था लगभग। और दूसरे भारतीय दस्तकारों को कच्चे माल ऊंची कीमत पर बेचे जाते थे। अब देखिए, जो भारतीय दस्तकार थे उनको जो कच्चे माल चाहिए थे, जो जिससे वे अपनी वस्तुएं बना सकते थे, वह कच्चा माल उनको बहुत ही ऊंची कीमत यानी कि अधिक कीमत पर बेचे जाते थे। अब क्या होता है, सरकार द्वारा उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया जाता था। अब देखिए, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने उनके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया था, कोई भी आरक्षण, संरक्षण या फिर कुछ उनके लिए प्रबंध जिससे वे अपना कारोबार कर सके, इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट ने नहीं की थी। बल्कि इसके विपरीत ब्रिटिश माल पर आयात शुल्क लगभग नहीं के बराबर था। अब देखिए, उनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था नहीं की भारतीय दस्तकारों के लिए, और अपने जो ब्रिटिश माल थे उनका जो आयात शुल्क था, उस पर जो शुल्क था वो लगभग नहीं के बराबर था, यानी कि बहुत अधिक कम कर दिया गया था शुल्क। तथा नए क्षेत्रों को जीतकर तथा अवध पर संरक्षण प्राप्त करके ब्रिटिश वस्तुओं के खरीदारों को बढ़ाया गया। अब देखिए क्या हुआ, अब ब्रिटिश जो थे अपना सामान तो बेच ही रहे थे, आयात शुल्क उनका कम हो ही गया था। अब क्या किया, नए क्षेत्र यानी कि जो नए जगह थे, नए रियासतें थी, नई जगह थी, उनको जीत कर था अवध पर भी उनका कब्जा हो गया था, अवध पर संरक्षण उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो नए क्षेत्रों को जीत कर और अवध पर संरक्षण प्राप्त करके वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश वस्तुओं के खरीदार तो वैसे भी ज़्यादा थे, परंतु नए क्षेत्रों और अवध पर संरक्षण प्राप्त करके इन्होंने क्या किया कि नए वस्तुओं खरीदारों को और बढ़ाया, और इसके साथ साथ ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों ने किसानों पर लगान घटाने की पैरवी की ताकि वे ब्रिटिश माल खरीद सकें। अब देखिए, जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, किसानों पर लगान घटाने की पैरवी करते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश माल, जो उनका जो माल था जो वो बनाते थे, उनको वो खरीद सकें। अब भारत के पश्चिमीकरण पर जोर दिया गया और 1813 के एक्ट में कंपनी को शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए नियम बनाया गया। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, 1813 में जहां भारत को सूती वस्त्र 1,10,000 पाउंड के भेजे गए, वहीं 1856 में यह बढ़कर 63 लाख पाउंड हो गए। अब देखिए, 1813 में क्या हुआ, कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। जो भारत को सूती वस्त्र थे वह 1813 में 1,10,000 पाउंड के भेजे गए थे, वहीं 1856 में वह बढ़ करके 63 लाख पाउंड हो गए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बढ़ोतरी की गई। और दूसरी तरफ
ब्रिटेन में भारतीय मालों पर आयात शुल्क तब तक लागू रहा जब तक उनका आयात बंद नहीं हो गया। अब देखिए क्या होता है, जो ब्रिटेन था उन्होंने भारतीय माल जो थे उन पर आयात शुल्क तब तक लागू किया। एक तो वैसे उन्होंने आयात शुल्क बढ़ा दिया था भारतीयों के वस्तुओं पर, परंतु यह आयात शुल्क तब तक लागू किए रहे वो लोग जब तक कि उनका आयात, मतलब कि वो जो आयात करते थे सामान का, वह बंद नहीं हो गया। मतलब उन्होंने ऐसी स्थितियां बना दी, आयात शुल्क बढ़ा दिया कि और ऐसी कई प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की और ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई कि भारतीयों का जो आयात था वह बिल्कुल बंद हो गया। और 1824 में मोटे सूती वस्त्रों पर 67.5%, मलमल पर 37.5%, चीनी पर उसके लागत से 3 गुना आयात शुल्क था। अब देखिए क्या किया गया 1824 में, जो मोटे वस्त्र थे उन पर 67.5% तथा मलमल पर 37.5%, चीनी पर उसके लागत से 3 गुना। अब देखिए जितना उनको बनाने में लागत लगता था उससे 3 गुना हुआ उन पर आयात शुल्क देना पड़ता था। तथा कुछ मामलों में तो 400% तक आयात शुल्क लगाया गया। अब देखिए, और जो कुछ विशेष मामले थे उन पर तो क्या किया कंपनी ने, 400% तक आयात शुल्क लगा दिया। और क्या होता है देखते हैं इसके आगे। देखिए एच विल्सन के अनुसार भारत के सूती और रेशमी माल इंग्लैंड में तैयार माल से 50 से 60% कम कीमत पर बेचकर भी मुनाफा कमाया जा सकता था। अब देखिए जो भारत के सूती और रेशमी माल थे और जो इंग्लैंड में तैयार माल थे से अगर भारत के सूती वस्त्र अगर 50 से 60% तक कम कीमत पर भी बेचा जाता इंग्लैंड के माल के मुकाबले, जो इंग्लैंड में मशीनों से तैयार माल था, तो भी उन पर बहुत अधिक तक मुनाफा कमाया जा सकता था। तो देखिए भारतीय सामान कितना अच्छा होता था कि अगर उनको 50 से 60% तक कम में भी बेचा जाए तो भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता था। अतः भारतीय मालों पर 70 से 80% शुल्क लगाकर इंग्लैंड के मालों को संरक्षण देना आवश्यक हो गया।